आज के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले कई सत्रों से चर्चा करते आ रहे हैं कि काउंसलिंग क्या है और काउंसलिंग के कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या हैं, तो काउंसलिंग के कोड ऑफ एथिक्स की चर्चा के क्रम में आज हम काउंसलिंग के कोड ऑफ एथिक्स के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, जो कि अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन द्वारा 2014 में विकसित किया गया। आज के क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो है कि हम 9 कोर एरियाज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। सेक्शन A2 के 5 कोर एरियाज आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसकी समरी की चर्चा करेंगे और आपके लिए 100 मूल्यांकन प्रश्न उपलब्ध होगा। अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने 2014 में काउंसलिंग प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किए थे। वे कोड ऑफ एथिक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो थे द काउंसलिंग रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड कोड ऑफ एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप विथ अदर प्रोफेशनल्स, इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, डिस्टेंस काउंसलिंग, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया और रिजॉल्विंग एथिकल इशूज। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक कि A2A में जो रखा गया है कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें 5 चीज़ें रखी हैं अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने। पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरा, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। तीसरा, डेवलपमेंटल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। चौथा, इनएबिलिटी टू गिव कंसेंट। और पांचवा, मैंडेटेड क्लाइंट्स। इन पांचों के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए एक काउंसलर के लिए, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, इसके संबंध में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी काउंसलर के पास आता है कोई समस्या लेकर के, तो किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी टेस्ट यूज करने से पहले उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि क्या क्या हम लोग करेंगे मिलजुल करके। उसका कंसेंट लिया जाना चाहिए और वो कंसेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लाइंट्स हैव द फ्रीडम टू चूज। क्लाइंट को क्या फ्रीडम टू चूज वेदर टू एंटर इनटू और रिमेन इन ए काउंसलिंग रिलेशनशिप। पहले बताना होगा एक काउंसलर को कि भाई आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो और आप काउंसलिंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये क्लाइंट को हमेशा फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट आपके पास आया, सब्जेक्ट आपके पास आया, तो आपने उसको ज़बरदस्ती काउंसलिंग रिलेशनशिप में रख लिया। दूसरा जो है वो है नीड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस एंड काउंसलर। कि काउंसलर को जैसे ही काउंसलर उसके पास आता है, उसके साथ रेपो बिल्ड करता है, उसके बाद काउंसलर को अपने बारे में, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने अनुभव के बारे में काउंसलिंग को अवश्य बताना चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे काउंसलिंग किया जाएगा, ये भी उसको बताया जाना जरूरी है। और साथ ही ये सारी चीज़ें लिखित में की जाएं, ये सारी चीज़ें सिर्फ ओरल न की जाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काउंसलर हैव एन ऑब्लिगेशन टू रिव्यू इन राइटिंग एंड वर्बली विद क्लाइंट्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ काउंसलर्स एंड क्लाइंट्स। आप लिखें और उससे बात भी करें कि क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होगी और क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर की होगी। अदरवाइज डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी काउंसलर के पास आए, उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाए, उसको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन काउंसलर के बारे में दिया जाए, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में दिया जाए, और दोनों काउंसली और काउंसलर दोनों जो है अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में या तो लिखित या मौखिक चर्चा लेकिन कर जरूर लें। इसके अलावा इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। कि हमेशा ये एक बार की बात नहीं है कि काउंसली आया काउंसलिंग के लिए और काउंसलर उससे जुड़ गया, उसने रेपो बना लिए, उसने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लिया, नाउ इट्स कंटिन्यूड। नो,
हमेशा का पार्ट है ये। रेगुलरली उसको आप जब भी आप कुछ नया करें तो उसको कंसेंट जरूर लें। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एन ऑनगोइंग पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड काउंसलर्स अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट थ्रू आउट द काउंसलिंग रिलेशनशिप। इसके बाद A2B में जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है वो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काउंसलर्स एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन टू क्लाइंट्स द नेचर ऑफ ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि काउंसलर को किस प्रकार की सर्विस वो प्रोवाइड करता है ये ज़रूर बताए वो क्लाइंट को। काउंसलर को ये बताए कि वो किस किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, किस किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है कोई काउंसलिंग सर्विस के लिए, जो सर्विस वो काउंसलर प्रोवाइड करता ही नहीं, इसके बावजूद वो काउंसलिंग शुरू कर देता है, तो गलत है और अनएथिकल है। इसलिए क्लाइंट को हमेशा इन्फॉर्मेशन ये दी जानी चाहिए किस किस प्रकार के सर्विसेज जो है काउंसलर प्रोवाइड करता है। काउंसलर्स टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट क्लाइंट्स अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ डायग्नोसिस एंड इंटेंडेड यूज ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्ट्स। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो बहुत सारे आपको कई बार इंटेलिजेंस टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार एटीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार पर्सनालिटी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार कुछ और अदर टाइप के इस प्रकार के टेस्ट वगैरह की ज़रूरत आपको पड़ सकती है उसके डायग्नोसिस के लिए। तो उस डायग्नोसिस का इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है और उसका क्या उस काउंसलिंग प्रोसेस में आप यूज करेंगे टेस्ट और रिपोर्ट का, ये बात ज़रूर काउंसलर को बताया जाए, क्लाइंट को बताया जाए। काउंसलर्स इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट फीस एंड बिलिंग अरेंजमेंट्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि काउंसलिंग एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन में प्रोफेशनल अपने काम का पैसा लेता है, अपने काम के लिए, अपनी सर्विस के लिए, जो सर्विस वो देता है उसके लिए वो पेमेंट लेता है। और अगर वो पेमेंट लेता है तो काउंसलर को पहले से बता दिया जाना चाहिए कि इतना पर सेशन ये फ़ी लगेगा आपका। अगर काउंसलर को ये नहीं बताया गया और अचानक आपने एक बहुत बड़ा बिल बना दिया और उसको थमा दिया, तो निश्चित रूप से आपस में झगड़े के चांसेज होंगे। इसलिए काउंसलर को बिल के बारे में भी, फ़ी के बारे में भी एडवांस में बता दिया जाना चाहिए। या फिर अगर काउंसलर के पास कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा डोनर है, कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू फ़ी पेमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में भी बता दे। इसी एक कहता है, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन कहता है कि क्लाइंट्स हैव द राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड टू बी प्रोवाइडेड विथ एन एक्सप्लेनेशन, कि क्लाइंट को राइट है क्या, गोपनीयता का, और किस किस चीज़ों का, टू प्रोवाइड विथ एन एक्सप्लेनेशन अबाउट देयर रिकॉर्ड्स। अगर काउंसलर पूछता है अपने रिकॉर्ड के बारे में, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और पूछता है काउंसलर से, ये जिम्मेवारी बनती है कि काउंसलर उसको बताए। टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग काउंसलिंग प्लान्स, क्लाइंट जो है काउंसलिंग प्लान में पार्टिसिपेट करे। टू रिफ्यूज एनी सर्विसेज और मोडलिटी चेंजेज, काउंसलर का, क्लाइंट का हमेशा ये अधिकार है किसी प्रकार की सर्विस ऐसी हो जो काउंसलर दे रहा हो और वो उसको पसंद नहीं आ रहा हो, ही और सी कैन रिफ्यूज इट एट एनी टाइम। काउंसलर को ये भी अधिकार है कि टू बी एडवाइज्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच रिफ्यूजल। मान लीजिए कि किसी काउंसलर के पास कोई काउंसलर आया, काउंसलर ने उसको कुछ सजेस्ट किए और काउंसलर को वो पसंद नहीं आया, जो क्लाइंट है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो क्लाइंट को हमेशा ये राइट है। उदाहरण के लिए काउंसलर आता है, एक क्लाइंट आता है एक काउंसलर के पास जिसका बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, किसी और डिसेबिलिटी का है, या वो बहुत स्ट्रेस में चल रहा है, या वो एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे बीमारियों का शिकार है, किसी ऐसे केस के लिए आता है। काउंसलर उसको सजेस्ट करता है कि आप ये काम करें, आप ये थेरेपी लें, और काउंसलर रिफ्यूज करता है, जो क्लाइंट है वो रिफ्यूज करता है कि नहीं मैं तो ये नहीं लूँगी, तो काउंसलर को ये अधिकार है, काउंसलर को ये ड्यूटी है काउंसलर की कि वो बताए कि अगर आपने ये थेरेपी नहीं ली तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। टू बी एडवाइज्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच रिफ्यूजल, जब आप रिफ्यूज कर रहे हैं, काउंसलर ने कुछ एडवाइस किया है आपकी समस्या के अनुसार कि आपकी समस्या का ये समाधान करेगा, ये कुछ वैसा ही है कि डॉक्टर ने आपको कहा कि ये दवाई लो आप,
और आप कह रहे हो कि नहीं ये दवाई नहीं खाऊंगा, तो डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि डॉक्टर बताए कि दवाई नहीं खाएंगे आप तो उसके चलते आपको ये समस्या हो सकती है। A to C जो है उसमें शामिल किया गया है डेवलपमेंटल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी का, कि कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ इतना सा है कि एक क्लाइंट के पास चूँकि अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, अलग अलग समाज के लोग आते हैं, इसलिए उसको हमेशा डेवलपमेंटल और कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि किसी काउंसलर के पास कोई बच्चा गया, कोई किशोर गया, कोई बुजुर्ग गया, कोई युवा गया, कोई वयस्क गया, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होगी। ऐसे ही अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से लोग जाएंगे, अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से लोग जाएंगे, तो ऐसे में डेवलपमेंटल और कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान हमेशा काउंसलर को रखना चाहिए। When clients have difficulty understanding the language that counselors use, कई बार क्या होता है कि काउंसलर किसी और कल्चरल बैकग्राउंड का होता है और काउंसली जो है किसी और कल्चरल बैकग्राउंड का होता है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक अच्छा काउंसलर केरल का है और काउंसली जो है वो राजस्थान का है, तो दोनों को एक दूसरे की भाषा समझने में समस्या आएगी। ऐसे में काउंसलर की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट से उसको काउंसली को या क्लाइंट को सूचना देते हुए ऐसा अरेंजमेंट करे ताकि दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकें। When clients have difficulty understanding the language the counselors use, counselors provide necessary services like arranging for a qualified interpreter or translator. मान लीजिए कि कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा किसी काउंसलर के पास जाता है, तो काउंसलर की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हुए उस बच्चे का रखे ताकि दोनों एक दूसरे की बात समझ सकें और एक दूसरे की समस्या को समझ सकें और उस समस्या का समाधान कर सकें। इन कोलैबोरेशन विद क्लाइंट्स, काउंसलर्स कंसिडर कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर्स एंड वेयर पॉसिबल काउंसलर्स एडजस्ट देयर प्रैक्टिसेज अकॉर्डिंगली। कई बार काउंसलर को कल्चर को समझना चाहिए कि व्यक्ति जिस एथनिक ग्रुप से आया है, व्यक्ति जिस कल्चर से आया है, व्यक्ति जिस समाज से आया है, और उसके कुछ बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं जो काउंसलर के बिहेवियर से अलग हों, काउंसलर के कल्चर से अलग हों, काउंसलर की सोसाइटी से अलग हों। तो ऐसे केसेज में काउंसलर को एडजस्टमेंट आना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वो उस परिस्थिति से एडजस्ट कर ले। A to D में जो कोड ऑफ एथिक्स की चर्चा की गई है उसमें इनएबिलिटी टू गिव कंसेंट, कि व्हेन काउंसलिंग माइनर्स और अदर पर्सन्स अनेबल टू गिव वॉलंटरी कंसेंट। कई बार क्या होता है, काउंसलर जो है वो कई कानूनों से बंधा होता है, काउंसलिंग में कई लीगल एस्पेक्ट शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माइनर बच्चा काउंसलिंग के लिए गया, भारत में जैसे कोई 10 साल का बच्चा काउंसलिंग के लिए गया, अब आप उसका काउंसलिंग कर ही नहीं सकते जब तक आप उसका पेरेंट का कंसेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा माइनर है और आपके काउंसलिंग के कारण को जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए जिम्मेवार एज ए काउंसलर आप होंगे। इसलिए हमेशा जब भी कोई ऐसा माइनर जाए काउंसलिंग के लिए जिसका कि वॉलंटरी कंसेंट नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे में काउंसलर को क्या चाहिए, काउंसलर सीक द एसेंट ऑफ क्लाइंट्स टू सर्विसेज एंड इंक्लूड देम इन डिसीजन मेकिंग एज एप्रोप्रिएट। माता पिता को, उसके गार्जियन को उसमें शामिल करे, उनको इंक्लूड करे डिसीजन मेकिंग में भी और काउंसलिंग के प्रोसेस में भी। पेरेंटल और फैमिलियल लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट दिस क्लाइंट्स एंड मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। और उनसे ये कंसेंट ले कि इस बच्चे से बात करने के बाद इसके बिहाफ पर मुझे निर्णय लिए जाने का अधिकार दिया जाए। और पांचवा और आखिरी जो A to E में शामिल है वो है मैंडेटेड क्लाइंट्स। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो मैंडेटेड क्लाइंट्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ बाल अपराधी जो होते हैं उनको कई बार काउंसलर के पास भेजते हैं। डाइवोर्स के जो केसेस जाते हैं वो कई बार कोर्ट उनको मैरिज काउंसलर के पास भेजता है। दीज आर टर्म्ड एज मैंडेटेड क्लाइंट्स। तो ऐसे मैंडेटेड क्लाइंट्स में काउंसलर को क्या चाहिए, काउंसलर्स डिस्कस द रिक्वायर्ड लिमिटेशन टू कॉन्फिडेंशियलिटी when working with clients who have been mandated for counseling services। जिनको भेजा गया है उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिटेशन की बात जरूर करें, इसलिए करें कि भाई वो कॉन्फिडेंशियलिटी शेयर होगी। अगर वो मैंडेटेड हैं, ज़बरदस्ती भेजे गए हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी और उनकी इंफॉर्मेशन
जिस व्यक्ति ने उनको भेजा है, जिस अथॉरिटी ने उनको भेजा है, उस अथॉरिटी तक जाएगी। काउंसलर्स ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विथ whom द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड प्रियर टू द बिगनिंग ऑफ काउंसलिंग। काउंसलर को हमेशा ऐसे केसेज में, मैंडेटेड क्लाइंट्स के केसेज में ये बता देना चाहिए क्लाइंट को या काउंसली को कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा और किस अथॉरिटी से शेयर करूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन हमेशा पहले काउंसलिंग सर्विस के शुरू में ही काउंसलर को बता देना चाहिए ऐसे मैंडेटेड क्लाइंट को। द क्लाइंट में चूज टू रिफ्यूज सर्विसेज। हो सकता है कि क्लाइंट रिफ्यूज कर जाए, कोई बात नहीं, लेट द क्लाइंट रिफ्यूज टू चूज द सर्विसेज। इन दिस केस काउंसलर्स विल टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी डिस्कस विद द क्लाइंट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजिंग काउंसलिंग सर्विसेज। मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को भेजा है मैरिज काउंसलिंग के लिए और वो दोनों रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं, हम काउंसलिंग नहीं लेंगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे कि कोर्ट की अवमानना होगी। तो ऐसे में काउंसलर की ड्यूटी बनती है, उनका अधिकार है, काउंसलिंग का अधिकार है या क्लाइंट का अधिकार है कि वो हमेशा रिफ्यूज करे ऐसे सर्विस, नहीं लूँगा मैं, मुझे नहीं चाहिए ये सर्विस। लेकिन ऐसे में काउंसलर की ड्यूटी बनती है कोई ये समझाए उनको कि चूँकि आप मैंडेटेड क्लाइंट हैं, आपको काउंसलिंग लेनी ही है, इसलिए अगर आप रिफ्यूज करते हैं इस काउंसलिंग को तो इसकी सूचना दी जाएगी और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या क्या हो सकता है। अतः मित्रों, आज हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं उनका दूसरा भाग क्या है। उस दूसरे भाग में 5 उप श्रेणियाँ हैं। उन उप श्रेणियों में इन्फॉर्म्ड कंसेंट से रिलेटेड एथिक्स शामिल हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड इससे रिलेटेड एथिक्स शामिल हैं, डेवलपमेंटल एवं कल्चरल सेंसिटिविटी से रिलेटेड एथिक्स शामिल हैं, इनेबिलिटी टू गिव कंसेंट से रिलेटेड एथिक्स शामिल हैं और मैंडेटेड क्लाइंट से रिलेटेड एथिक्स शामिल हैं। इन पर आज हमने आज के व्याख्यान में चर्चा की। आगे की स्लाइड्स पर कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, जिनको हल करें और देखें कि आपने क्या सीखा। और साथ ही आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आपके पास पहुँचते रहें और हम एक दूसरे के संपर्क में बने रहें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं सादर आभार।